नमस्कार। इंडियन सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ पेन ISSP नेशनल के द्वारा शुरू किए गए इस जन जागृति अभियान के इस पेन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर किरण व्यवहारे एक पेन फिजिशियन और गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ। पेन, दर्द, वेदना ये प्राचीन काल से मानव जाति के जीवन का यह अभिन्न अंग रहा है और हम यह सोचते हैं कि अगर पेन है तो सहन करना ही पड़ेगा और अगर कैंसर है तो दर्द तो रहेगा ही और कोई भी पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। क्रॉनिक पेन या दीर्घकालीन दर्द का इलाज संभव है। तो आइए आज हम जान लेते हैं क्रॉनिक पेन के बारे में और ये पेन मेडिसिन क्या चीज़ होती है डॉक्टर कृष्णा पोद्दार मैडम से, जो ISSP की प्रेसिडेंट है। नमस्कार कृष्णा मैडम, आपका इस पेन पॉडकास्ट में स्वागत है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्रॉनिक पेन क्या होता है और ये पेन मेडिसिन हम सुनते हैं, ये कौन सी ब्रांच है? थैंक यू किरण, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ISSP का कि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं पेन के ऊपर। तो क्रॉनिक पेन, कोई भी पेशेंट जब कोई भी तरह का पेन हो, जैसे नी पेन, शोल्डर पेन, माइग्रेन, हेडेक, 3 महीने से ज़्यादा होता है तो उसको क्रॉनिक पेन कहते हैं। और उसमें पेशेंट को जो है पेन के साथ साथ हो सकता है कोई डिसीज़ हो भी सकती है, कभी कभी डिसीज़ नहीं होती तो भी पेन होता है। पेन मेडिसिन जो ब्रांच है जिसमें हम इस क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट करते हैं, हर तरह के क्रॉनिक पेन का। इसमें पहले हम गुड असेसमेंट करते हैं कि पेन क्यों हो रहा है और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये ब्रांच जो है सुपर स्पेशलिटी है एनेस्थीसिया के बाद, माने पहले आप MBBS MD एनेस्थीसिया होते हो, फिर आप उसमें 2 या 3 साल का डिग्री कोर्स करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन पेन मेडिसिन। तो पेन मेडिसिन एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है मेडिकल साइंस की। अच्छा, तो मतलब क्रॉनिक पेन वो होता है जो 3 महीने के ऊपर मरीज को सहन करना पड़ता है और इसका ट्रीटमेंट और इसका इलाज आप क्रॉनिक पेन मेडिसिन में करते हैं। मैडम, अभी ये बताइए कि ये पेन क्लिनिक के बारे में हम काफ़ी सुन रहे हैं, तो ये पेन क्लिनिक क्या होते हैं और पेन फिजिशियन, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि पेन फिजिशियन कौन होते हैं और पेन क्लिनिक में कौन से मरीजों का इलाज होता है? पेन क्लिनिक जो है किरण, वो एक्चुअली पेन क्लिनिक किसको बोलते हैं जहाँ पे पेन फिजिशियन प्रैक्टिस करता है। तो इसमें वो पेशेंट जो भी क्रॉनिक पेन के आते हैं उनको देखता है। इसमें भी देयर आर 2 टाइप ऑफ सेटअप। एक में सिर्फ चेम्बर होता है जहाँ पेशेंट को कंसल्ट करता है, फिर वहाँ पे एक प्रोसीजर रूम होता है जहाँ हम प्रोसीजर या इंटरवेंशन करते हैं, फिर वहाँ पे कभी रिहैब या फिजियोथेरेपी लगाए तो वो भी होता है। तो इस तरह से पेन क्लिनिक्स होते हैं। पेन फिजिशियन जो होता है, जो डॉक्टर क्रॉनिक पेन को डील करता है, उनको पेन फिजिशियन बोलते हैं। दिस पेन फिजिशियन आर वेरी वेरी हाई क्वालिफाइड। तो पहले डॉक्टर जो है MBBS करता है, फिर MD एनेस्थीसिया करता है, उसके बाद 2 साल का FNB है, PDCC है, फेलोशिप है इन पेन मेडिसिन और 3 इयर्स का DMB है हमारे यहाँ इंडिया में, 3 एम्स में वो करता है। तो ये एक तरह का सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया पेन में, क्रॉनिक पेन में, जहाँ ये पेन फिजिशियन हर तरह का पेन का इलाज, जैसे स्लिप डिस्क है तो उसमें आप एंडोस्कोपी स्पाइन करते हो, या फ्रैक्चर हो जाता है वर्टिब्रल स्पाइन का तो उसमें आप परक्यूटेनियल सीमेंटिंग करते हो, या कोई और तरह का न्यूरोपैथिक पेन होता है, कभी कभी रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं या रीजनरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हम हर तरह का क्रॉनिक पेन का इलाज करते हैं। इट्स नॉट ए पेन मैनेजमेंट, ये ट्रीटमेंट करते हैं मिनिमम इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन से, जिसको हम MIPSI बोलते हैं। इसके द्वारा हम हर तरह का क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट करते हैं और हमें इसीलिए पेन फिजिशियन कहा जाता है। तो पेन क्लिनिक में सभी प्रकार के दर्द का इलाज होता है और पेन फिजिशियन जो होते हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसका इलाज करते हैं। अच्छा कृष्णा मैम,
अभी ये बताइए कि ये रीजनरेटिव मेडिसिन क्या होता है, क्योंकि हम काफ़ी सुन रहे हैं रीजनरेटिव मेडिसिन के बारे में, और कौन से प्रकार के दर्द का इलाज रीजनरेटिव मेडिसिन से किया जाता है। रीजनरेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब रीजनरेट होती है। तो बहुत सारे ये जो मस्कुलोस्केलेटल पेन होते हैं लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई टेंडिनाइटिस, ये एक डीजनरेटिव डिसीज है जिसमें जॉइंट्स का डीजनरेशन होता है और पेशेंट को बहुत पेन होता है लाइक नी में। तो इसमें जब रीजनरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं लाइक पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और फिर उसमें से हम हार्वेस्ट करते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं। तो उनको हम वापस जॉइंट के अंदर इम्प्लांट करते हैं या डालते हैं अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी। तो ये ग्रोथ फैक्टर पहली बात, और प्लेटलेट पेन कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, डिजनरेशन होने से रोकता है फर्दर, एंड रीजनरेट करता है, जैसे कार्टिलेज है या फिर हीलिंग करता है, टेंडिनाइटिस है या टेंडन रप्चर है या फिर लिगामेंट रप्चर है, तो इनकी हीलिंग करता है। तो इससे बहुत अच्छा पेन रिलीफ होता है एंड ये एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। इट्स नॉट ओनली द पेन रिलीफ, इसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि डिसीज का ट्रीटमेंट होता है। तो रीजनरेटिव मेडिसिन में काफ़ी सारे दर्द का इलाज होता है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि पीआरपी क्या होता है, किस तरह से करते हैं, और पेशेंट्स को पहले और बाद में कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है पीआरपी के लिए। पीआरपी जो है घुटने के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जब हम करते हैं तो टोटल टाइम करने में हार्डली 20 मिनट से आधा घंटा लगता है, क्योंकि पहले हम इसमें पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज करके वो प्लेटलेट बाहर करते हैं, फिर हम अंडर अल्ट्रासाउंड या फ्लोरोस्कोप में देख के जहाँ पे देना होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, डिसीज है, वहाँ पे हम देते हैं। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लगता है। तो पीआरपी के पहले पेशेंट को 48 आवर्स कोई भी पेन किलर नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, उनको कोई भी तरह का स्टेरॉयड ट्रीटमेंट जो है उसकी हम हिस्ट्री डॉक्टर को बताना चाहिए, तो वो कम से कम 2 हफ्ते पहले बंद होना चाहिए ओरल स्टेरॉयड, और स्टेरॉयड का इंजेक्शन तो 1 महीने पहले बंद होना चाहिए। 1 महीने पहले आपने कोई स्टेरॉयड इंजेक्शन लिया तो आपको 1 महीने का गैप देना पड़ेगा। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो आप कोई भी पेन किलर, एनसेड जिसको बोलते हैं, वो आप 1 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। सबसे अच्छा हो यदि आप 15 दिन ना खाओ। दूसरी बात, कोई भी तरह का स्टेरॉयड आप 1 महीने पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, यदि आप कोई ब्लड थिनर में हैं, वो भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वो ब्लड थिनर भी हम बंद करते हैं, क्योंकि वो प्लेटलेट को इफेक्ट करता है पहले, और बाद में भी हम 1 हफ्ते तक कोई ब्लड थिनर नहीं देते हैं। स्मोकिंग बंद करना पड़ता है, ड्रिंकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना पड़ता है, और पेशेंट को कोई भी तरह के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिसिन भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि किस में क्या है, और हम टोटली ये स्टेरॉयड बंद करेंगे नहीं तो ये ट्रीटमेंट में इफेक्ट करता है। मैडम, काफ़ी बार पेशेंट्स यह पूछते हैं कि रीजनरेटिव मेडिसिन से क्या पूरी तरह से दर्द ठीक होता है, और अगर होता है तो वो कितने समय तक आराम पड़ता है। ये किरण, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मेरे से, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आके सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं कि क्या मेरा पेन पूरा ठीक हो जाएगा और मेरा पेन कितने दिन के लिए ठीक होगा। तो जब हम रीजनरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, एज इट इज़ ए रीजनरेशन इटसेल्फ, तो पेन तो तुरंत कम होता है, बट 70 to 80% पेन काफ़ी कम हो जाता है। 70 to 80% पेन जब भी कम होता है तो हम उसको कंप्लीट पेन रिलीफ ही बोलते हैं, क्योंकि कोई भी पेन 100% हम मेडिकल लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट का फिर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है। बट कभी कभी पेशेंट लोग को पूरा ही पेन रिलीफ होता है। कितने दिन के लिए यदि हम बात करें, ये एक रीजनरेटिव ट्रीटमेंट है, तो पूरे ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है पेशेंट का पेन ना आए, या कभी कभी कोई पेशेंट का, बिकॉज अगेन ऑस्टियोआर्थराइटिस या मस्कुलोस्केलेटल जो भी पेन कंडीशन है क्रॉनिक वाली, वो एक डिजनरेटिव प्रोसेस है।
तो कभी 1 साल 2 साल या 3 साल बाद पेन आ सकता है, इसका कोई ये फुल प्रूफ नहीं है कि पेन नहीं आएगा। तो इसमें लेकिन हम फिर से ये पेन ट्रीटमेंट रिपीट कर सकते हैं, रिजनरेटिव ट्रीटमेंट। तो इससे हम ऑल टाइप ऑफ सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। धन्यवाद कृष्णा मैडम, आप यहाँ पे आई और आपका कीमती समय हमें आपने दिया। आपने बहुत अच्छी तरह से क्रॉनिक पेन के बारे में, पेन क्लिनिक्स के बारे में, रीजनरेटिव मेडिसिन के बारे में जो हमें जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू किरण, ये बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट करा तुमने, तुम्हारे प्रश्न भी बहुत ही अच्छे थे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनरल पब्लिक को ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आएगा और उनका अवेयरनेस और ज्ञान भी बढ़ेगा क्रॉनिक पेन ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।